Hello everyone, welcome to our channel. We are going to discuss the Vision IS current affair of November 2020. आज का जो डिस्कशन रहेगा वो इन्वायरमेंट सेक्शन पे रहेगा, ठीक है। जैसे हम देख सकते हैं कि इन्वायरमेंट हर एक सेक्टर्स, ठीक है, जीएस वाइज हर एक सेक्टर्स यहाँ पे क्लासीफाई किए गए हैं। तो इन्वायरमेंट का जो सेक्शन है जहाँ पे 4 न्यूज़ है वो हम कम्प्लीटली आज डिस्कस करेंगे। एंड रिगार्डिंग कुछ टॉपिक जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। तो उसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। एंड जो टॉपिक्स नहीं हुए हैं, ठीक है, उसके बारे में जो है मैं नोटिफाई आपको टाइम टू टाइम करती ही रहूँगी, ठीक है। जो हमारा इनसाइट आईएएस का डेली करंट अफेयर का सेक्शन होता है ना, वहाँ पे मैं आपको नोटिफाई करूँगी कि कब हमारे जो नेक्स्ट सेक्शन है वो अपलोड हो रहे हैं, ठीक है। एंड सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले न्यूज़ है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर सब्सिडीज़। सो रिसेंटली अगर कंटेक्स्ट देखा जाए तो क्या हुआ है, हम जैसे जानते हैं कि रिसेंट इंसिडेंट जो दिखाई देते हैं ड्यू टू द बर्निंग ऑफ अ पैडी स्टबल इन हरियाणा रीजन, हरियाणा, पंजाब एंड उत्तर प्रदेश रीजन। तो वो कहीं ना कहीं एक कंसर्न अराइज कर रहे हैं टूवर्ड्स द एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन टू द पोल्यूशन। एंड वो कहीं ना कहीं एक मेजर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है बाय द रेजिम ऑफ एग्रीकल्चर सब्सिडीज इन इट, ठीक है। तो ये हो गया न्यूज़ का कंटेक्स्ट। अब हम देखते हैं कि जैसे यहाँ पे एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ का एक मेजर इंपॉर्टेंट रोल है ऐसा यहाँ पे बताया गया है। तो हम जानते हैं कि इंडियाज़ में कितने तरीके की एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ जो है फार्मर्स को प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, ठीक है। मेजर 4 टाइप से, दैट इज इनपुट सब्सिडीज, सेकंड वन इज प्राइस सब्सिडी, इंफ्रास्ट्रक्चर सब्सिडीज एंड एक्सपोर्ट सब्सिडीज, ठीक है। तो जो इनपुट सब्सिडीज है उसमें भी सब कैटेगराइजेशन यहाँ पे दिए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम वन बाय वन एक एक सब्सिडीज़ के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो सब्सिडी है दैट इज़ द इनपुट सब्सिडीज, ठीक है। तो इसके बारे में अगर देखा जाए, दिस आर द सब्सिडीज विच आर गारंटेड थ्रू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ इनपुट एट अ प्राइजेस जो बहुत लेस होता है एज कम्पेयर टू द स्टैंडर्ड मार्केट प्राइस फॉर दिस इनपुट, ठीक है। तो ये हो गया इनपुट सब्सिडी के बारे में, ठीक है। तो उसकी जो प्राइस होती है, ठीक है, इट इज़ अ लेस देन दैट ऑफ अ स्टैंडर्ड मार्केट प्राइस ऑफ द पर्टिकुलर इनपुट, ठीक है। अभी ये जो इनपुट सब्सिडीज़ है ना, तो उसको भी ना सब कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। तो वो सबसे पहला है कि फर्टिलाइजर सब्सिडी, जहाँ पे यूरिया, फॉस्फेट और पोटैश, दैट इज PNK फर्टिलाइजर भी हम जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म, वो कंसिडर किया जाता है, ठीक है। वो अवेलेबल किया जाता है फार्मर्स को एट अ सब्सिडाइज प्राइजेस में एंड थ्रू द फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चर और द इम्पोर्टर्स, ठीक है। तो फर्टिलाइजर में जो सब्सिडीज मिलती है उनको हम बोलते हैं फर्टिलाइजर सब्सिडी। नेक्स्ट इज इरिगेशन सब्सिडी। तो ये क्या होता है, सब्सिडीज दी जाती है फार्मर्स को विच द गवर्नमेंट बियर ऑन द अकाउंट कि वो उनको प्रोवाइड करे एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज दैट थ्रू द प्रोविजन ऑफ अ सब्सिडाइज प्राइवेट इरिगेशन इक्विपमेंट, जैसे कि पंप हो गया, ठीक है, पंप का सेटअप हो गया, या डिफरेंट पब्लिक गुड्स थ्रू, ठीक है, जैसे कि कैनल कंस्ट्रक्शन इन द पर्टिकुलर रीजन में, ठीक है। उसी के थ्रू जो है गवर्नमेंट को इरिगेशन फार्मर्स को गवर्नमेंट थ्रू इरिगेशन सब्सिडीज प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट इज अ पावर सब्सिडी, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, कम से कम जो है चार्जेस लगाती है, ठीक है, लो रेट लगाती है फॉर द इलेक्ट्रिसिटी जो फार्मर्स को सप्लाई की जाती है। मेनली अगर एक पर्पस देखा जाए तो इरिगेशन पर्पस होता है। नेक्स्ट देखा जाए तो सीड सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। जो हाई एल्डिंग वेराइटीज़ ऑफ सीड्स होते हैं ना, उसमें भी जो है गवर्नमेंट एक लो प्राइस लगाती है फॉर द फार्मर्स। एंड नेक्स्ट इज अ क्रेडिट सब्सिडी, ठीक है। तो ये इंक्लूड करता है इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम्स फॉर अ फार्म लोन एंड अदर कॉस्ट जो होते हैं, ठीक है, सच एज अ राइट ऑफ बैड लोन्स, ठीक है। तो ये सारा हो गया इनपुट सब्सिडीज जो प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, मार्केट जो स्टैंडर्ड प्राइसेस होते हैं उससे कम प्राइजेस में, ठीक है। इन सब के फॉर्म में एक इनपुट सब्सिडीज प्रोवाइड की जाती है फार्मर्स को। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो प्राइस सब्सिडी। तो प्राइस सब्सिडी इस तरीके का एक मैकेनिज्म है, ठीक है, जहाँ पे हम बोल सकते हैं जैसे MSP हो गया, ठीक है, जो गवर्नमेंट थ्रू प्रोवाइड की जाती है कि मिनिमम से मिनिमम प्राइस, ठीक है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो मिलेगी आपको पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। तो ये हो गया प्राइस सब्सिडी। नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर सब्सिडी, ठीक है। तो गवर्नमेंट अलाउ करता है कि वो जो, ठीक है, अलाउ करता है जैसे कि पब्लिक गुड्स, जैसे कि रोड हो गया, स्टोरेज फैसिलिटीज, पावर, इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्केट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पोर्ट, ठीक है, वो सभी फार्मर्स को एट द लो प्राइजेस। एंड द एक्सपोर्ट सब्सिडीज, दैट इज सब्सिडीज जो प्रोवाइड की जाती है कि एक्सपोर्ट जो है वो इंकरेज हो
फॉर द पर्टिकुलर और द स्पेसिफिक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से मेजरली 4 टाइप ऑफ सब्सिडीज है इंडिया में जो फार्मर्स को प्रोवाइड की जाती है। सबसे पहला था इनपुट सब्सिडी, नेक्स्ट वन इज द प्राइस, देन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सपोर्ट सब्सिडीज। ठीक है, अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर सब्सिडीज इन इंडिया। ठीक है, तो एग्रीकल्चर इम्पैक्ट क्या होते हैं, ठीक है, मतलब सब्सिडीज़ के वजह से एग्रीकल्चर जो है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट किस तरीके से कॉज करता है उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला इम्पैक्ट है कि इम्पैक्ट ऑफ अ फर्टिलाइजर यूज़ एंड द प्रोडक्शन। ठीक है, तो सब्सिडाइजेशन जो होता है ऑफ ए केमिकल फर्टिलाइजर स्पेशली अगर कंसिडर किया जाए यूरिया बेस और हम बोल सकते हैं पीएन के फर्टिलाइज़र। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं कुछ फैक्टर्स को बहुत ज़्यादा जो है इमर्ज करते हैं, जैसे कि कुछ फैक्टर्स बहुत ज़्यादा जो है इम्पैक्ट करते हैं इन्वायरमेंट पे। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि सबसे पहला क्या है, वो है बूम इन द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। तो इंडिया जो है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो है कैटेगराइज उसको क्लासिफिकेशन जो है अंडर द रेड कैटेगरी में किया जाता है ऑफ अ पोल्यूशन सेक्टर, दैट इज सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है इंडिया का, उसने इंडिया के जितने भी फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज है उसको रेड कैटेगरी में डाला है। ठीक है, जो वेस्ट वाटर आता है, ठीक है, जो जनरेटेड एट द यूरिया प्लांट, वो कंटेन करता है नाइट्रोजन साइनाइड इन अ वेरियस कंटेन, एंड दस वो कहीं ना कहीं जो हमारा ग्राउंड वाटर है उसके साथ साथ सरफेस वाटर उसको पोल्यूटेट करता है। अलॉन्ग विद दिस जो नैप्थाइल बेस्ड फर्टिलाइजर प्लांट है, ठीक है, और दोज विद अ फ्यूल ऑयल और अ कोल बेस्ड कैपेटिव पावर प्लांट, वो भी कहीं ना कहीं एक हाई कार्बन इमिशन अलॉन्ग विद दिस द एयर पोल्यूशन, ठीक है, इनको कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज अ ओवर यूज ऑफ अ फर्टिलाइजर। ठीक है, तो हम जैसे जानते हैं this lead not only to the problem of a stagnation or even a decline of a soil productivity। ठीक है, फर्टिलाइजर जो है एक पर्टिकुलर अमाउंट में यूज़ करना चाहिए, पर ओवर यूज के वजह से क्या होता है, इट नॉट ओनली सॉइल प्रोडक्टिविटी को इफेक्ट करता है बट जो मेजर कंस्टिट्यूएंट होते हैं, ठीक है, जो मेजर माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं उसको भी जो है इम्पैक्ट करता है। अलॉन्ग विद दिस सॉइल अल्किनिटी एंड सैलिनिटी, उस पर भी इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, यहाँ पे एक दो एग्जांपल दी है, दैट इज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो जो नाइट्रोजन इफिशियंसी है, ठीक है, नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी इन इंडिया इज़ वेरी लो एट बिलो 35% इन द लो लैंड राइस एंड अंडर 50% इन अ अपलैंड क्रॉप। ठीक है, तो जो रेस्ट ऑफ द नाइट्रोजन होता है वो लॉस्ट हो जाता है टू द इन्वायरमेंट इन द फॉर्म ऑफ अ नाइट्रोजन ऑक्साइड। और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है एक मेजर हम बोल सकते हैं एक पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है जो मेजरली कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स द क्लाइमेट चेंज, एंड दस हम बोल सकते हैं एक फोटोकेमिकल स्मॉग एंड अ ग्राउंड लेवल ओजोन वो जनरेट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, न्यूट्रिशन रन ऑफ। अभी न्यूट्रिशन रन ऑफ क्या है, जो एक्सेस ऑफ अ नाइट्रोजन और प्रॉस्परस जो होता है, ठीक है, दैट इज बीइंग वॉश फ्रॉम द फार्म फील्ड एंड इनटू द वाटर एरियाज, वो इम्पैक्ट करते हैं ग्राउंड वाटर को, एंड दस एक हाई लेवल ऑफ जो नाइट्रोजन होता है और प्रॉस्परस हम बोल सकते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन एंड प्रॉस्परस, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं एक यूट्रोफिकेशन ऑफ अ वाटर बॉडीज ऑकर्स एंड दस इम्पैक्ट ऑन द लाइफ ऑफ अ एक्वेटिक एनिमल। एंड एक्सिस जो न्यूट्रिशन होता है, ठीक है, वो अलगल बूम्स जो होते हैं उसको कंट्रीब्यूट करता है, एंड दस हम बोल सकते हैं एक टॉक्सिक और एक हार्मफुल जो है एक्वाटिक एनिमल्स के लिए भी और उसके साथ साथ ह्यूमन लाइफ को भी इम्पैक्ट करता है। ठीक है, तो ये ओवर यूज ऑफ अ फर्टिलाइजर मेजर जो है इम्पैक्ट ला सकता है ऑन द इन्वायरमेंटल फ्रंट। रिगार्डिंग द नेक्स्ट पॉइंट, डिप्लीशन ऑफ अ ग्राउंड वाटर। ठीक है, तो जो इंडिया ने सब्सिडाइज दी है कि कम से कम प्राइजेस में, उसके साथ साथ काफ़ी जो इक्विपमेंट भी प्रोवाइड की जाती है फार्मर्स को, ठीक है, अंदर वेरियस स्कीम, ये कहीं ना कहीं जो है इंकरेज करता है कि प्रोड्यूस करे, ठीक है, ज़्यादा प्रोड्यूसर्स को कि वो प्रोड्यूस करे वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स को एंड न ओवर एक्सप्लॉयट करे ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टैट भी मेंशन किया गया है, ठीक है, वेन एवर यू
यूज टू राइट द आंसर, प्लीज़ ट्राई किए कि आप उसको जो है एक सब्सटेंशिएट करें विद द एनी फैक्ट, ठीक है, तो वो एक वैल्यू एडिशन हो जाएगा आपके आंसर के लिए। देन आप बोल सकते हैं कि जो ग्राउंड वाटर लेवल है इन इंडिया वो डिक्लाइन हुआ है बाय 61% बिटवीन 2007 एंड 2017, एंड मेजरली उसका जो एक्सट्रैक्शन है दैट इज़ 89% जो है वो एग्रीकल्चर सॉरी इरिगेशन जो पर्पज़ है उसके थ्रू ही एक्सट्रैक्ट किया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट इम्प्लीकेशन क्या है, वो है इंटेंसिफिकेशन एंड एक्सटेंसिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, दैट इज़ जो एग्रीकल्चर सब्सिडीज होती है बाय इंक्रीजिंग द फार्मर रेवेन्यू, वो प्रोवाइड करती है एक इंटेंसिव टू इंक्रीज द आउटपुट थ्रू द इंटेंसिव प्रैक्टिस, जैसे कि मोनोक्रॉपिंग हो गया, रिगरस यूज ऑफ इनपुट जैसे कि फर्टिलाइजर एंड अ पेस्टिसाइड, एंड अलॉन्ग विद दिस दो एक्सपांशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट अगर देखा जाए वो मेजरली एसोसिएटेड होते हैं विद द एक्सटेंसिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, दैट इज़ ज़्यादातर इंक्लूड वो करता है इंक्रोचमेंट हो गया ऑफ अ फ्रेगाइल इकोसिस्टम, डिफॉरेस्टेशन, एंड वाइल इंटेंसिफिकेशन अगर फैक्टर देखा जाए वो मेजरली कॉज करता है वाटर पोल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन है ना, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो आप ध्यान में रखना कि इंटेंसिफिकेशन एंड एक्सटेंसिफिकेशन ये दो कैटेगरी में कौन से पॉइंट आते हैं। नेक्स्ट, वेस्टेज ऑफ अ रिसोर्सेज, तो एक्सयूज जो स्टॉक होता है वो फूड ग्रेन जो मेजरली प्रोक्यूर किया जाता है बाय द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वेयर व्हेन डिपोज्ड ऑफ कैन लीड टू द हाई इमिशन ऑफ अ मीथेन, एंड दस हम बोल सकते हैं एक जो है पोल्यूशन में इम्पैक्ट लाता है। एंड नेक्स्ट इज दैट एक्सटेंसिव पैडी कल्टीवेशन, ठीक है, तो जो ओपन एंडेड प्रोक्यूरमेंट होता है ऑफ अ पैडी, हाई एमएसपी और सब्सिडाइज पावर वाटर, ठीक है, वो कहीं ना कहीं जो है सब्सटेंशिएट करता है टूवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ अ पैडी कल्टीवेशन अक्रॉस द कंट्री, एंड दस कंटेन्स continuous or intense form of a intermediate flooding of a rice farm लीड करता है एक हाई मिथेन एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड emission, and both are considered to be the greenhouse gases। एंड एक जो डिपोजल होता है एक पैडी स्टबल का, ठीक है, ड्यूरिंग बर्निंग, वो भी काफ़ी ज़्यादा जो एयर पोल्यूटेंट है उसको कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, जैसे कि पर्टिकुलर मैटर हो गया, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो दिस आर द फ्यू इम्पैक्ट जो दिखाई देते हैं ऑन द इन्वायरमेंटल फ्रंट ड्यू टू द एग्रीकल्चर सब्सिडीज इन इंडिया। सो अब देखते हैं कि वे फॉरवर्ड क्या है। सो वे फॉरवर्ड यहाँ पे इस तरीके से मेंशन किया गया है कि एक सस्टेनेबल पॉलिसी लानी चाहिए, ठीक है, कि एक पॉलिसी फ्रेमवर्क, ठीक है, जो भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ रिलेटेड पॉलिसीज़ आते हैं, ठीक है, वो एक सस्टेनेबल पॉलिसीज़ होनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए जो है हम बचा सके, ठीक है। तो अभी से इतना पोल्यूशन हो रहा है तो obviously in future it might be increased, so to control it the policies should be framed in such a way that they should be more sustainable। next is the rationalization of a fertilizer subsidies, ठीक है, तो instead of a massive subsidization of यूरिया, ठीक है, उसमें क्या करना चाहिए, इट इज़ बेटर टू गिव अ फार्मर इनपुट सब्सिडी इन अ कैश ऑन पर हेक्टर बेसिस, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं एक हम बोल सकते हैं कि रैशनलाइजेशन हम ला सकते हैं इन द फर्टिलाइजर सब्सिडीज। नेक्स्ट इज द फर्टिलाइजर सेक्टर इन इंडिया नीड अप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट इन द टेक्नोलॉजी फॉर अ कंट्रोलिंग द पोल्यूशन, जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड के कंट्रोल हो गया, ठीक है, या डिफरेंट टाइप ऑफ पोल्यूटेंट, प्रोमोटिंग अ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है, इंस्टेड ऑफ अ मोर फोकसिंग ऑन अ वन क्रॉप, ठीक है, मल्टी क्रॉपिंग जो है वो लानी चाहिए, एंड दस हम बोल सकते हैं वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जो है ग्राउंड जो होता है, ठीक है, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए हेल्पफुल रह सकता है। शिफ्टिंग फ्रॉम अ इम्पोर्ट सब्सिडीज टू द इन्वेस्टमेंट सब्सिडीज, ठीक है, फॉर एन इंस्टेंट अगर देखा जाए जो इन्वेस्टमेंट होता है कैन बी मेड फॉर द कन्वर्जन ऑफ अ पैडी एरियाज टू द ऑर्चर्ड विद अ डीप इरिगेशन वेजिटेबल पल्सेस और ऑयल सीड, ठीक है, तो हम इस तरीके से हम कर सकते हैं रैशनलाइजिंग पावर सब्सिडीज, ठीक है, जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन द एग्रीकल्चर सब्सिडीज उसको हम डाइवर्ट कर सकते हैं टू द इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन द माइक्रो इरिगेशन टेक्निक्स, एंड कहीं ना कहीं ये हेल्प कर सकता है फार्मर को कि दे कैन बिकम कैपेबल बाय यूजिंग सच टाइप ऑफ टेक्नोलॉजीज। नेक्स्ट इज अडॉप्टिंग अ न्यूट्रिशन मैनेजमेंट
टेक्निक्स, जैसे कि फार्मर्स नीड टू उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है, कि वो किस तरीके से जो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट की जो प्रैक्टिसेस है, ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर यूज़ करना चाहिए, टाइम टू टाइम जो है मल्टी क्रॉपिंग अप्रोच यूज़ करना चाहिए, इस तरीके से जो एक मेजर प्रैक्टिसेस होती है वो फार्म्स को जो है ट्रेन करना चाहिए, ठीक है। एंड रेगुलेशन ऑन अ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, ठीक है, तो एक अर्जेंट नीड है कि एक लिमिट लगाई जाए कि कितना ग्राउंड वाटर जो है पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द वे फॉरवर्ड मेंशन हियर। मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज द हाइड्रोजन बेस्ड एनर्जी। तो रिसेंटली व्हाट इज द कंटेक्स्ट ऑफ द न्यूज़, तो जो इंडिया फर्म जैसे कि एनटीपीसी लिमिटेड, इंडियन ऑयल और कॉरपोरेशन, ठीक है, Acme Solar and a Greenco, ठीक है, are looking at a hydrogen as a new business opportunity for extracting the energy. So अभी हम देखते हैं कि अबाउट हाइड्रोजन एज अ फ्यूल। तो जो हाइड्रोजन है, ठीक है, H2 गैस है, एक अल्टरनेटिव फ्यूल है, ठीक है, जो प्रोड्यूस होता है फ्रॉम द डाइवर्स डोमेस्टिक रिसोर्सेज, ठीक है। अगर उसका अबेंडेंस देखा जाए इन इन्वायरमेंट, ठीक है, तो मेनली वो स्टोर होता है इन वाटर, दैट इज H2O फॉर्म, ठीक है, हाइड्रोकार्बन जैसे कि मीथेन हो गया, ठीक है, एंड अदर ऑर्गेनिक मैटर। हाइड्रोजन जो है इट इज़ ए एनर्जी कैरियर दैट कैन बी यूज टू स्टोर, मूव एंड डिलीवर द एनर्जी प्रोड्यूस फ्रॉम वन सोर्स टू द अदर सोर्स। एंड हाइड्रोजन का अगर कंटेक्स देखा जाए, ठीक है, अदर पॉइंट्स अगर देखा जाए, तो हाइड्रोजन जो है विथ इट अबेंडेंस, हाई एनर्जी डेंसिटी, बेटर कंबशन कैरेक्टरिस्टिक, नॉन पोल्यूटेंट इन नेचर होता है। तो 10 हम बोल सकते हैं काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज होते हैं हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन इकोनॉमी अगर देखी जाए विल बी द कोर स्टोन हो सकती है फॉर द फ्यूचर energy system, and thus we can focus on this particular point. Regarding the next, that is type of a hydrogen depending upon प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन, ठीक है। तो सबसे पहला है ग्रीन हाइड्रोजन। तो अभी ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, जो इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस होती है ऑफ अ वाटर, उससे डिराइव किया जाता है। किस तरीके से, बाय सेपरेटिंग द हाइड्रोजन एटम विद इन इट फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन यूजिंग द रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे कि हो गया विंड, हो गया सोलर, हो गया हाइड्रो, एंड देन एलिमिनेटिंग द इमिशन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ठीक है। तो ये एक हो गया ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है, जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से होता है हाइड्रोजन, ठीक है, जैसे हम जानते हैं H2O वाटर का फॉर्मूला, ठीक है, तो उसको हाइड्रोजन एटम एंड ऑक्सीजन एटम इज बीइंग सेपरेटेड। एंड नेक्स्ट वन इज द ग्रे हाइड्रोजन। अभी ग्रे हाइड्रोजन क्या है, जो हाइड्रोजन डिराइव किया जाता है फ्रॉम द फोसिल फ्यूल, उसको हम ग्रे हाइड्रोजन बोलते हैं। एंड नेक्स्ट इज अ ब्लू हाइड्रोजन। अभी ब्लू हाइड्रोजन क्या होता है, वो मेनली डिराइव किया जाता है फ्रॉम द नेचुरल गैस, एंड दो थ्रू द प्रोसेस ऑफ अ स्टीम मिथेन रिफॉर्मिंग, दैट इज स्टीम मिथेन रिफॉर्मिंग क्या होता है, मिक्स करता है नेचुरल गैसेस को विद द वेरी हॉट स्टीम एंड इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, एंड विच इज़ द केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, एंड दस एक हाइड्रोजन और एक कार्बन मोनोक्साइड जो है वो फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस हो गई द ब्लू हाइड्रोजन, ठीक है, जिससे ब्लू हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए तो करंटली अगर देखा जाए ग्लोबल डिमांड जो है ऑफ हाइड्रोजन इज 70 मिलियन टन पर ईयर, एंड मोस्ट ऑफ विच इज बीइंग प्रोड्यूस फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल्स, दैट इज 76% जो है नेचुरल गैस से प्रोड्यूस है, 23% कोल, एंड जो रिमेनिंग है दैट इज फ्रॉम द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस ऑफ अ वाटर। अगर इंडिया का अगर पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो इंडिया जो है हाइड्रोजन इज बीइंग अ कमर्शियल प्रोड्यूसर इन फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, पेट्रोलियम रिफाइनिंग एंड केमिकल इंडस्ट्री, एंड उनका जो ऑल्सो इन द बाय प्रोडक्ट फॉर्म में भी जो है चारकोल अल्कली इंडस्ट्रीज में भी मेनली हाइड्रोजन है, ठीक है। और क्लीनियर मेथड जो देखा जाए हाइड्रोजन प्रोडक्शन के, वो चीफली कंस्टिट्यूट करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, ठीक है, जहाँ पे सेपरेट किया जाता है हाइड्रोजन और एटम विद इन इट फॉर्म फ्रॉम द ऑक्सीजन, ओके, एंड वाया सेकेंड वन इज द केमिकल एंड फोटो इलेक्ट्रोकेमिकल रूट्स, ठीक है। तो ये एक मेथड्स हो गए, ठीक है, क्लीनियर मेथड कि किस तरीके से हम हाइड्रोजन का प्रोडक्शन ऑब्टेन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे बस दिया है एक फिगर जहाँ पे मेंशन किया गया है कि हाइड्रोजन एनर्जी इकोसिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे बस फिगर वाइज मेंशन किया है कि जब प्रोडक्शन, ठीक है, जहाँ पे डिफरेंट मेथड ऑफ अ प्रोडक्शन अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस और फोटोलिसिस, ठीक है, थर्मोकेमिकल मेथड्स हैं, ठीक है, स्टीम मिथेन रिफॉर्मिंग, ठीक है, इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा मेथड्स हैं जिससे हम जो है हाइड्रोजन का प्रोडक्शन कर सकते हैं। स्टोरेज, अभी हाइड्रोजन का स्टोरेज किस तरीके से कर सकते हैं, तो कंप्रेस गैस इन द अंडरग्राउंड कैरवेंस,
कंप्रेस गैस टैंक, ठीक है, क्रायो कंप्रेस टैंक एंड लिक्विडाइड फॉर्म एंड सॉलिड फॉर्म और फॉर्म में भी हम उसको जो है स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, तो पाइपलाइंस जो होती है उसके थ्रू ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ट्यूब्स, लिक्विफाइड H2 ट्रक्स, ठीक है, तो डिफरेंट फॉर्म में भी जो है हाइड्रोजन का ट्रांसपोर्ट हो सकता है एंड उसका यूज़ जो है बहुत सारे सेक्टर्स में होता है, ठीक है। यहाँ पे मेनली कुछ सेक्टर्स मेंशन किए हैं जैसे कि फ्यूल सेल व्हीकल, H2 हाइब्रिड व्हीकल, पावर जनरेशन, केमिकल इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज एंड रिफाइनरीज, ठीक है, तो हाइड्रोजन का यूज़ भी इसमें मेंशन किया गया है। अब हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ अ हाइड्रोजन, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमने इस पॉइंट में डिस्कस किया, ठीक है, यूजेस, तो यहीं पे यहाँ पे बस थोड़ा एलेबरेट करके दिखाया गया है, ठीक है। तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन है, ठीक है, तो वो है फ्यूल सेल। तो जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल सिस्टम होती है मेनली यूज़ किया जाता है फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इन अ व्हीकुलर एप्लीकेशन देखा जाए दैट इज़ पर्टिकुलरली अगर हम बोल सकते हैं एग्जांपल की कंसिडर करते हुए फ्यूल सेल कार्स और अ बसेस एंड अ पोर्टेबल डिवाइसेस जैसे कि लैपटॉप्स हो गया और फोन्स हो गए, ठीक है। अभी ये जो फ्यूल सेल होती है एक ऐसा डिवाइस होता है जो मेनली जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी बाय द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स होता है दैट इज मेम्ब्रेन, वो कैरी करता है इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू द अदर दैट इज एनोड एंड कैथोड एंड एज द यूज ऑफ अ कैटलिस्ट, ठीक है, जो मेनली यूज करता है टू स्पीड अप द रिएक्शन थ्रू थ्रू दैट वी फर्दर ऑब्टेन द इलेक्ट्रिसिटी एट अ इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। ओनली वाटर वेपर एंड हीट आर इमिशन फ्रॉम द फ्यूल सेल, ठीक है। तो फ्यूल सेल का ट्रैक यहाँ पे जैसे दिया गया है, ठीक है, एक कैटलिस्ट होता है, ठीक है, एक मेमरीन होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉइड बोलते हैं जिसको, देन फर्दर देयर इज अ चार्ज पार्टिकल, ठीक है, जहाँ पे एक इलेक्ट्रोड पे क्या होता है एनोड, ठीक है, एनोड एंड अनदर वन इज अ कैथोड, ठीक है। कैटलिस्ट के यूज से, ठीक है, कैटलिस्ट के यूज से जो है रिएक्शन टेक प्लेस करती है, फास्ट अप होती है रिएक्शन एंड फर्दर जो है इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं डायरेक्ट फ्यूल इन द इंटरनल कंबशन इंजन व्हीकल, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो है इट इज़ यूज एज ए एनर्जी कैरियर जो डायरेक्टली इन द आईसी इंजन, ठीक है, एंड अ टर्बाइन इन प्लेस ऑफ अ फॉसिल फ्यूल और एज अ ब्लेंडेड मिक्सचर विद द फॉसिल फ्यूल, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे दिया है HCNG, ठीक है, तो उसका भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक डायरेक्टली फ्यूल जो है इन द इंटरनल कंबशन, ठीक है, तो इसमें भी हाइड्रोजन का बहुत एक मेजर रोल होता है। यहाँ पे एक स्टार्ट भी दिया गया है कि तो HCNG है, ठीक है, तो इज दैट इज द हाइड्रोजन इन रिच कंप्रेस नेचुरल गैस अप टू 30% विथ अ बेटर पावर इनपुट, 4% मोर फ्यूल इकोनॉमी एंड 70% जो है मोर रिडक्शन इन द कार्बन इमिशन, ठीक है, कार्बन के इमिशन में उसमें भी कमतरता होती है। नेक्स्ट इज अ केमिकल इंडस्ट्रीज, फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज एंड रिफाइनरीज, ठीक है, तो हाइड्रोजन जो है एक रॉ मटेरियल की तरीके से यूज किया जाता है इन द फर्टिलाइजर, केमिकल एंड पेट्रोलियम रिफाइनरीज एंड एक्ट करता है एज अ फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। रिगार्डिंग फ्यू एडवांटेज ऑफ हाइड्रोजन बेस्ड एनर्जी, तो ये सबसे पहले हम बोल सकते हैं कि ये सबसे उसका जो इम्पोर्टेंट एडवांटेज है वो है रिड्यूस इम्पोर्ट, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन है एज अ इफिशियंट फ्यूल जो हेल्प कर सकता है टू रिड्यूस अ क्रूड ऑयल इम्पोर्ट एंड यूज एज अ फीड स्टॉक फॉर द अमोनिया प्रोडक्शन एंड रिड्यूस कर सकता है इंडियन फर्टिलाइजर इम्पोर्ट। इंडिया जो है वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है ऑफ ऑयल एंड फॉर विच कंट्री हैव बीन डिपेंड हेविली ऑन ऑयल इम्पोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज दैट नॉन पोल्यूटेंट एंड डीकार्बोनाइजेशन, ठीक है, तो जो यूज होता है हाइड्रोजन का दिट कैन बी यूज टू रिड्यूस CO2 रिलेटेड इमिशन एंड दस हम बोल सकते हैं वो बहुत ज़्यादा जो है इन्वायरमेंटल फ्रंट में यूजफुल रह सकता है, ठीक है। जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल है वो लीव करती है बस वाटर वेपर्स एंड हीट जो है वो इमिशन होता है, ठीक है, आर रिलीज नो ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। नेक्स्ट इज अबेंडेंस, तो हाइड्रोजन जो है कैन प्रोड्यूस लोकली टू द न्यूमरस सोर्सेज, ठीक है, तो उसका अबेंडेंस भी है, तो ये एडवांटेज हो गया। हाई इफिशियंसी, ठीक है, तो हाइड्रोजन जो है इफिशिएंट एनर्जी सोर्स है, ठीक है, जो हम बोल सकते हैं दैट मीन्स दैट ऑटोमोबाइल्स, ठीक है, दैट यूटिलाइज कर सकते हैं हाइड्रोजन एनर्जी वे ट्रैवल्स एंड हाई एनर्जी डेंसिटी होती है, ठीक है, हाईएस्ट एनर्जी पर मास अगर देखा जाए तो 120, ठीक है, इतना होता है उनका, ठीक है, एंड दैट एड्रेस कर सकते हैं एनर्जी रिक्वायरमेंट, ठीक है, तो वो इंक्रीजिंग डिमांड के जैसे, ठीक है, एनर्जी सेक्टर्स में भी डिमांड बढ़ रही है, तो एक अल्टरनेटिव जो है हाइड्रोजन सेक्टर्स थ्रू हम यूज़ कर सकते हैं एंड दिस आर द फ्यू एडवांटेज ऑफ दिस सेक्टर। रिगार्डिंग द
वेरियस स्टेप्स जो गवर्नमेंट थ्रू लिए गए हैं इन द फील्ड ऑफ हाइड्रोजन एनर्जी सिस्टम्स। तो सबसे पहला है कि एक नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी बोर्ड सेटअप किया गया था 2003 में, जो मेनली प्रिपेयर करता है, इम्प्लीमेंट करता है और मॉनिटर करता है नेशनल हाइड्रोजन energy roadmap and a national hydrogen energy and a fuel cell program. Next is a national hydrogen energy roadmap, ठीक है। तो ये इट वॉज लेड डाउन इन द ईयर 2006, जो प्रोवाइड करता है एक ब्लू प्रिंट कि किस तरीके से हाइड्रोजन इकोनॉमी जो है अपनी कंट्री में डेवलप होनी चाहिए। नेक्स्ट हाई लेवल स्टीयरिंग कमेटी, ठीक है, ये कंस्टिट्यूट हुई थी बाय द चेयरमैनशिप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ अ डॉक्टर के कस्तूरी रंजन, ठीक है। फॉर हाइड्रोजन एंड फ्यूल सेल कमिटी प्रिपेयर किया उन्होंने एक कंपेरेंसिव रिपोर्ट जो डिफरेंट थीम पे वर्क करती थी, जैसे कि हाइड्रोजन प्रोडक्शन हो गया, उसका स्टोरेज, यूटिलाइजेशन, ट्रांसपोर्ट, सेफ्टी है ना, स्टैंडर्ड। नेक्स्ट इज ए मिशन इनोवेशन, ठीक है। तो ये क्या है, ग्लोबल इनिशिएटिव है टू एसिलिटेट अ ग्लोबल क्लीन एनर्जी इनोवेशन, जो इंक्लूड करता है इनोवेशन चैलेंजेस ऑन द रिन्यूएबल एंड क्लीन हाइड्रोजन, and thus we can see that India is participating in this challenge. Regarding few challenges in the growth of a hydrogen based economy, the first one is the energy intensive, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो एनर्जी हाइड्रोजन देखा, सॉरी ग्रीन हाइड्रोजन जो देखा जाए, एक मैसिव एक्सपांशन है ऑफ अ रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल जनरेशन ऑफ अ पावर, ठीक है, जो इलेक्ट्रोलिसिस प्लांट, ठीक है, जैसे उसके थ्रू जो स्प्लिट किया जाता है, तो वो एक मेजर पॉइंट आता है। नेक्स्ट इज इमिशन, ठीक है, तो जो नेचुरल गैस रिफॉर्मिंग प्रोसेसेस है, ठीक है, मीथेन रिफॉर्मिंग जिसको हम बोल सकते हैं शॉर्टली, टू प्रोड्यूस अ ग्रे हाइड्रोजन रिक्वायर्ड करते हैं फॉसिल फ्यूल, एंड दस वो कहीं ना कहीं इमिट कर सकता है कार्बन मोनोक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एंड दस वी कैन से दैट दे आर नॉट अ क्लाइमेट फ्रेंडली। नेक्स्ट इज अ स्टोरेज, ठीक है, तो हाइड्रोजन जो है इट इज़ सो हार्ड टू स्टोर, ठीक है। फॉर स्टोरेज अगर देखा जाए, इट रिक्वायर्ड अ कंप्रेशन ऑफ अ 70 टाइम्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, और रेफ्रिजरेशन अगर देखा जाए तो 253 डिग्री सेल्सियस, एंड दस हम बोल सकते हैं कि उसका जो स्टोरेज है वो भी एक मेजर चैलेंज है। नेक्स्ट इज द एडिशनल कॉस्ट, ठीक है, इन केस ऑफ अ सेंट्रलाइज प्रोडक्शन द कॉस्ट ऑफ अ हाइड्रोजन जनरेशन जो है इज लोअर ड्यू टू द इकोनॉमिक ऑफ अ स्केल, बट ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा हायर कॉस्ट में जा सकता है। नेक्स्ट कोड ऑफ अ स्टैंडर्ड, दैट इज बिगेस्ट चैलेंज जो है, ठीक है, इन दिस हाइड्रोजन बेस्ड इकोनॉमी, दैट इज कमर्शलाइजेशन ऑफ अ हाइड्रोजन बेस्ड टेक्नोलॉजी, ठीक है, इज द रिक्वायरमेंट ऑफ अ कोड्स एंड द स्टैंडर्ड्स, ठीक है, जो हेल्प कर सकते हैं टू सॉर्ट कंसिस्टेंसी एंड इंकरेज करे डिप्लॉयमेंट, ठीक है। सो दिस आर द फ्यू चैलेंजेस दैट आर हिंडरिंग टूवर्ड्स द हाइड्रोजन बेस्ड इकोनॉमी। सो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? द वे फॉरवर्ड इज दैट हम डेवलप कर सकते हैं कोड ऑफ अ स्टैंडर्ड, ठीक है, जो हेल्प करे कि डील किस तरीके से करना चाहिए हाइड्रोजन व्हीकल्स को इन अ पर्टिकुलर सेक्टर। नेक्स्ट एडवांस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हेल्प कर सकता है टू इम्प्रूव द इफिशियंसी ऑफ अ फ्यूल सेल टॉलरेंट टू द इम्प्योरिटीज एंड यूज ऑफ अ नॉन प्रेशियस मेटल एज अ कैटलिस्ट। नेक्स्ट नीड है कि हम एक डेवलप करें सेफ और एक कॉस्ट इफेक्टिव सॉलिड वेस्ट स्टोरेज मेथड्स, एंड एक मेजर रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो है उसको भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए, एंड उसको जो है लिंक करना चाहिए विद द एप्लीकेशन विच मेक द मार्केट expectance, and further generation of a hydrogen from the renewable sources should be encouraged by the government and should explore the policy of subsidizing hydrogen prices which are generated from the renewable sources. So these are the way forward in this news. Regarding the third news, that is glacial lake outburst flood, ठीक है। सो रिसेंटली क्या हुआ है, यूजिंग द रिमोट सेंसिंग डाटा, जो रिसर्चर्स है फ्रॉम द जर्मनी, उन्होंने मैप किया है एक इवोल्यूशन ऑफ glacier lake outburst flood of 2014 इन द लद्दाख। तो न्यूज़ में क्या था, जो रिपोर्ट आई है रिसर्चर्स थ्रू, उन्होंने मेंशन किया है जो मेजर कॉज क्या है ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड का, वाज नॉट स्पिल ओवर ड्यू टू द एवलेंचेस और द लैंडस्लाइड, ठीक है, एवलेंचेस या लैंडस्लाइड की वजह से नहीं हुआ है, ठीक है, ऐसा उन्होंने बोला है। रेदर देन दे वेयर टॉइंग rather than there was because of thawing of a ice core in a moraine which drain थ्रू द सबसर्फेस टनल, ठीक, तो ये एक मेजर रीज़न था, ऐसा उन्होंने बोला है, ठीक है। अभी मोराइन क्या है, इज एन अकोमुलेशन ऑफ अनकॉन्सोलिडेटेड डेब्रीज, ठीक है, जो अनकॉन्सोलिडेटेड डेब्रीज है उसका अकोमुलेशन होता है, एंड समटाइम उसको हम बोल सकते हैं एक ग्लेशियल टिल्ट, एंड इट हैज़ बीन प्रीवियसली कैरी किया जाता है अलॉन्ग विद द ग्लेशियल और अ
आइस शीट। अब हम देखते हैं जो रिसर्चर्स है उन्होंने ऐसा भी नोट डाउन किया है जो थॉइंग हुई है ऑफ आइस कोर्स में एसिलेटेट कर सकता है, ठीक है, इन द फ्यूचर ड्यू टू द क्लाइमेट चेंजेस। एंड अकॉर्डिंग टू देयर रिपोर्ट मैथमेटिक्स स्टडीज आर नीड कि वो प्रॉपर एक एनालिसिस प्रोवाइड करे टूवर्ड्स द लेक वॉल्यूम्स एंड इट्स डायनामिक्स, ठीक है। सो ये सारा जो है मेनली हाईलाइट हुआ है इन दिस न्यूज़, ठीक है। अब हम देखते हैं ग्लेशियर लेक, और ये अभी जो हुआ है, ठीक है, मतलब 2014 का जो हुआ था आउटब्रेक ऑफ अ ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड, उसके बारे में यहाँ पे अब डिटेल देखते हैं, ठीक है। उसको देखने के पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर, ठीक है। यहाँ पे एक लेक है एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ अ ग्लेशियर, एंड नेक्स्ट इज अ टर्मिनल मोराइन कॉम्प्लेक्स एंड दिस इज अ लैटरल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पे मोराइन तो एक ही है, अनकॉन्सोलिडेटेड डेब्रीज का फॉर्मेशन, एंड बस यहाँ पे जो है उसका लैटरल फॉर्म है एंड दिस इज अ टर्मिनल फॉर्म। अब हम देखते हैं रिगार्डिंग द इंफॉर्मेशन, तो जो ग्लेशियर लेक होते हैं आर आइस डैम, मोराइन डैम एंड अ बेड रॉक डैम लेक। ये जो लेक्स होते हैं आर फॉर्म्ड बाय ट्रैपिंग ऑफ अ मेल्ट वाटर फ्रॉम अ ग्लेशियर विद इन द डैम स्ट्रक्चर। एंड ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होता है, जो ग्लेशियर्स आर रिटेटिंग एंड जो ग्लेशियर लेक होते हैं वो एक्सपांड हो जाते हैं इन द साइज एंड अलॉन्ग विद द नंबर। ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड क्या होता है, एक सडन रिलीज ऑफ अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन इन द ग्लेशियर लेक, ठीक है। जो ग्लेशियर लेक में इकट्ठा हुआ वाला वाटर होता है वो सडनली ब्रेक डाउन होता है, सॉरी सडनली रिलीज होता है, ठीक है, उसको हम ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड बोलते हैं। एंड जो फॉर्मेशन ऑफ अ मोराइन होता है, ठीक है, वो मेनली डैमेज करता है ग्लेशियर लेक को, एंड जो ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड होता है उसका भी मेजर जो है उसकी की वजह से होता है। एंड दस वी कैन से दैट एक मेजर जो प्रॉब्लम है वो हिमालयन स्टेट्स को आ सकती है। व्हाट आर द वेरियस फैक्टर जो ट्रिगर करते हैं ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड को, ठीक है। तो सबसे पहला फैक्टर जो है एक रैपिड स्लोप मूवमेंट इन टू द लेक। जो भी फास्ट स्लोप मूवमेंट्स होते हैं जैसे कि स्लाइड्स, फॉल्स एंड एवलेंचेस इनटू द लेक, वो फर्दर प्रोड्यूस कर सकता है डिस्प्लेसमेंट, एंड फर्दर जो है एक आउटब्लस जो है वो अराइज हो सकता है। नेक्स्ट इज द इंक्रीज वाटर इनफ्लो इनटू द लेक, दैट इज ड्यू टू द हेवी रेन और स्नो मेल्ट। अर्थक्वेक, ठीक है, डायरेक्ट मैकेनिज्म जो ट्रिगर कर सकता है इस टाइप के फ्लड्स को। लॉन्ग टर्म डैम डिग्रेडेशन, ठीक है, सक्सेसफुली चेंजेस इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ डैम लीड कर सकता है, ठीक है, टू इंक्रीज द हाइड्रोस्टैटिक स्पेशल एंड विच फर्दर कैन इंड्यूस सच टाइप ऑफ फेलियर्स। एंड ब्लैक कार्बन, ठीक है, जो ड्यू टू द इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ अ फोसिल फ्यूल वुड्स एंड अदर फ्यूल्स, वो ठीक है, वो कहीं ना कहीं जो है अकाउंट करते हैं ब्लैक कार्बन का इंक्रीजिंग, एंड दस वो रिड्यूस करता है अल्बीडो ऑफ अ अर्थ, एंड दस वी कैन से दैट मेल्टिंग ऑफ अ ग्लेशियर्स ऑकर्स। एंड नेक्स्ट इज द एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, दैट इज मास टूरिज्म डेवलपमेंट इंटरवेंशन, जैसे कि रोड्स हो गया, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, वो कहीं ना कहीं ये उन एरियाज में ज़्यादातर दिखाई देते हैं। एंड दस वी कैन से दैट दिस आर द फ्यू फैक्टर विच आर ट्रिगरिंग टू सच टाइप ऑफ आउटब्रस्ट, ठीक है, ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड। इम्पैक्ट क्या होता है, सोसाइटियल इम्पैक्ट, ठीक है, सडन इस टाइप का अगर इंटेंस फ्लडिंग आई तो वो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस का कॉज कर सकता है टूवर्ड्स द प्रॉपर्टीज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अलॉन्ग विद द ह्यूमन लाइफ्स। नेक्स्ट इम्पैक्ट ऑन द ओशियन सर्कुलेशन एंड अ क्लाइमेट, ठीक है। तो सडन रिलीज अगर दिखाई दिया ऑफ अ एक्सट्रीम लार्ज अमाउंट ऑफ अ कोल्ड फ्रेश वाटर into the ocean reduce कर सकता है salinity of a surface layer and subsequently can lead to the ocean circulation, and further this is also associated with the climate. And next is a geomorphological impact, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं डिफरेंट इम्पैक्ट ला सकता है, जैसे कि इरोजन, अकोमुलेशन, इंटरेक्शन एंड सेडिमेंट डायनामिक, ठीक है। इस तरीके से जो है इम्पैक्ट जो है जियोमॉर्फिक जो एक्टिविटीज़ होती है वहाँ पे भी आता है। स्टेप्स टेकन, तो जो हमारी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है अमंग विद अदर ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने एंगेज किया है इन द ग्लेशियल लेक मॉनिटरिंग एंड वाटर बॉडीज इन द हिमालयन रीजन। नेक्स्ट, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज गाइडलाइंस फॉर मैनेजमेंट ऑफ अ ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड, ठीक है। तो सबसे पहले उनकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग पॉइंट है दैट इज द हजार्ड एंड अ रिस्क मैपिंग, ठीक है। तो हजार्ड एंड रिस्क मैपिंग जो है प्रॉपर्ली प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है, बेस्ट करना चाहिए, ठीक है। उसका जो बेसिस है वो एक प्रायोरिटाइजेशन, ठीक है, prioritizing, designing and implementing a risk management strategies. Second is that monitoring and a risk reduction एंड ए मिटिगेशन मेजर, ठीक है। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स उस तरीके का कुछ जो अप्रोच है वो लाना चाहिए।
एंड थर्ड इज अ प्रिपेयर्डनेस एंड अवेयरनेस, ठीक है, जो बिल्डिंग अवेयरनेस एंड स्ट्रेंथनिंग द प्रिपेयर्डनेस वो इफेक्टिव मेजर रोल प्ले करता है ड्यूरिंग सच टाइम। एंड पर्टिकुलरली अगर देखा जाए अटेंशन जो है शुड बी मेनली फोकस टुवर्ड द वनरेबल मेंबर्स इन द सोसाइटी, जैसे कि वुमेन्स हो गए, चिल्ड्रन, डिसेबल, एल्डर्स एंड द मार्जिनल कम्युनिटीज। नेक्स्ट इज अ कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है, फोर्थ वन है कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है, सक्सेसफुली एंड सस्टेनेबल इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए जो भी फ्रेमवर्क लाए गए हैं फॉर हैंडलिंग सच टाइप ऑफ अ रिस्क एंड प्रॉपर उसका असिस्टमेंट एंड मैनेजमेंट, ठीक है, वो रिक्वायर करता है एक साइंटिफिक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटीज़, ठीक है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। एंड नेक्स्ट इज अ फिफ्थ वन डिजास्टर रिस्पॉन्स, ठीक है, तो एक वेल एस्टेब्लिश डिजास्टर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होना चाहिए एट अ स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, ठीक है, और कम्युनिटी लेवल में भी। एंड सिक्स्थ वन इज अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है, तो रिपीटेड मॉनिटरिंग हेल्प कर सकता है फॉर एडवांसिंग अ स्पेस ब्रोन एंड टेरेस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, जो हेल्प कर सकती है फॉर द रेगुलर रीअसेसमेंट ऑफ द लेक्स अक्रॉस द एंटायर हिमालयन रीजन। एंड सेवन मंथ इज द एक्शन प्लान एंड द इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, कंप्रेहेंसिव डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान होना चाहिए बोथ एट बोथ नॉट बोल सकते, ठीक है, डिफरेंट लेवल, दैट इज स्टेट लेवल, नेशनल लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। नेक्स्ट यहाँ पे और एक पॉइंट मेंशन किया है, सिक्किम जो स्टेट है, ठीक है, उन्होंने इंस्टॉल किया है एक लेक मॉनिटरिंग एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, एट अ साउथ लोनक लेक, ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने उसको इंस्टॉल किया है और ये जो है, ठीक है, सेंसर गिवन टू द वाटर लेवल टू द लेक एंड ऑल्सो मॉनिटर द लेक लेवल, एंड दस एनी कुछ सडन फ्लक्चुएशन दिखे तो वहाँ पे उनको नोटिफाई हो जाता है। एंड ऑल्सो एक हाई डेंसिटी पॉलीथाइलिन पाइप जो है वो भी इंस्टॉल किए गए हैं, एंड दस दे आर ऑल्सो बिंग हेल्पफुल टू नो द सडन जो है फ्लक्चुएशन हुआ कुछ वाटर में तब, ठीक है, तो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं वाइल इफ अगर क्वेश्चन अराइज होता है देन वी कैन मेंशन इट, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़, ला लीना के बारे में न्यूज़ है। तो रिसेंटली वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने अनाउंस किया है कि अराइवल ऑफ अ ला नीना इन द सेंट्रल एंड ईस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन आफ्टर नियरली अ डिकेड अब्सेंस, ठीक है, तो न्यूज़ में और क्या था, तो जो लानीना है ऑफ 2020 इज एक्सेप्टेड कि वो मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग स्टेज में रहे एंड इट कुल बी आउटबर्स्ट और इट कुल बी लास्ट अप टू 2021। हॉर्न ऑफ अफ्रीका कुल सी बीइंग एन एवरेज रेनफॉल ईस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका के अगर पोर्शन देखा, ठीक है, विल सी अ ड्रायर दैन द यूजुअल केस, ठीक है, तो ड्रायर हो सकता है, ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के रीजन के पार्ट में। एंड फर्दर जो हमारी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है वेदर मॉडल फोरकास्ट, ठीक है, अबव एवरेज रेनफॉल हो सकता है साउथ एशिया के रीजन में एंड सब स्पेसिफिक आइलैंड रीजन्स में भी, एंड अलॉन्ग विद दिस नॉर्थर्न रीजन ऑफ अ साउथ अमेरिका इट विल रिजल्ट 2 to 3 डिग्री सेल्सियस जो है कूलर दिखाई दे सकता है इन द सी सर्फेस टेम्परेचर। ओके, दिस आर द फ्यू पॉइंट्स की और जो न्यूज़ में उन्होंने बताया है। नाउ अब हम देखते हैं कि एलनीनो यहाँ पे, ठीक है, एलनीनो के बारे में दिया गया है, ठीक है, एलनीनो साउथर्न ऑसिलेशन। तो एलनीनो और जो लानीना है वो एक दो अपोजिट फिनोमिना है। लानीना मेनली जो है रेफर करता है टू द कोल्ड फेज ऑफ एलनीनो साउथ ऑसिलेशन, एंड एलनीनो जो है वहाँ फेज में एसोसिएटेड है। एलनी जो एलनीनो साउथ ऑसिलेशन जो है वो मेनली एक जो साइकिल है वो रेफर करती है फ्लक्चुएशन ऑफ अ टेम्परेचर बिटवीन द ओशियन एंड द एटमॉस्फेयर इन द ईस्ट सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक अप्रोक्सीमेट बिटवीन द इंटरनेशनल डेड लाइन जो है डेट लाइन एंड 120 डिग्री वेस्ट। ऑलमोस्ट अगर देखा जाए उसका जो इम्पैक्ट होता है सी सरफेस टेम्परेचर पे होता है एंड दिस इम्पैक्ट ऑन अ रेनफॉल टेम्परेचर एंड अ विंड पैटर्न अक्रॉस ऑल ओवर द वर्ल्ड। लानीना और एलिना जो फिनोमिना है यूजुअली लास्ट 9 to 12 months एंड वाइल उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है इज़ फेयरली इरेगुलर एंड दे आर टेकन प्लेस एवरी 2 to 7 year। टिपिकली अगर एलिनो की कंडीशन देखे जाए तो वो ज़्यादा फ्रीक्वेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू द लानीना, ठीक है। अभी यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन और लानीना और एलिनो की कंडीशन में क्या क्या फ़र्क होता है वो देखते हैं। तो नॉर्मल ईयर अगर रहा, इन द नॉर्मल ईयर जो ईस्टर्ली विंड्स होते हैं अलॉन्ग द इक्वेटोरियल पुश वार्म वाटर वेस्टवर्ड, ठीक है, तो ईस्टर्ली विंड के वजह से क्या होता है इक्वेटोरियल पुश, ठीक है, इक्वेटोरियल जो होता है पुश वार्म वाटर वेस्टवर्ड एंड जो वार्म वाटर होता है एट द सरफेस ऑफ द ओशियन ब्लो टूवर्ड्स द साउथ अमेरिका टू द इंडोनेशिया एंड फर्दर एज अ वार्म वाटर मूव्स टूवर्ड्स द वेस्ट न्यूट्रिशन रिच कोल्ड वाटर जो होता है
form the deep rise to the surface reaches on the coast of the South America and further दिस फिनोमेना इज नोन एज अ अपवेलिंग। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं फिगर थ्रू बता देती हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, नॉर्मल जो विंड्स होते हैं, ठीक है, नॉर्मली फ्लो होते हैं ईस्टर्ली विंड के वजह से, ठीक है, टूवर्ड्स द वेस्ट। ठीक है, आई विल हाईलाइट इट विद अ डिफरेंट कलर। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में इट इज़ टूवर्ड्स द वेस्ट एंड फर्दर उस पर्टिकुलर रीज़न, ठीक है, इस वाला रीज़न एंड यहाँ पे जो है अपफीलिंग का जो पार्ट है वो कॉज होता है। अब हम देखते हैं कि बाद में लानीना की कंडीशन क्या होती है। लानीना मेनली एसोसिएटेड होता है कूलिंग ऑफ द सी सरफेस। ठीक है, तो लानीना में क्या होता है, जो ईस्टर्ली वेंड्स होते हैं मच ब्लो मच स्ट्रॉन्गर, ठीक है, स्ट्रॉन्गर्स होते हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं ज़्यादा एंड दिस मेक द वाटर नियर द इक्वेटर अ फ्यू डिग्री कोल्डर दैन द नॉर्मल। ठीक है, तो वाटर जो होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पीड से वो ब्लो करते हैं, दस वाटर जो होता है इक्वेटोरियल रीजन में, ठीक है, वो ज़्यादा कोल्डर होता है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल कंडीशन एंड फर्दर दस जो अपवेलिंग जो है वो ज़्यादा इनहांस हो जाती है एंड ऑल्सो दिस चेंज इन द ओशियन टेम्परेचर इम्पैक्ट द वेदर अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लानीना के टाइम पे क्या होता है, अपवेलिंग बहुत मतलब जो वाटर होता है वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल कंडीशन एंड दस जो अपवेलिंग होती है पर्टिकुलर रीजन में वो ज़्यादा एक्सपांड हो जाती है एंड ठीक है, तो डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज, तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो है वेदर फिनोमेना में इम्पैक्ट आता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे पर्टिकुलर मेंशन किया गया है कि जो नॉर्थ अमेरिका इतना रीजन है, ठीक है, वहाँ पे कोल्ड वेट वेदर होता है एंड दस रेड पार्ट जो हाईलाइट किया है वहाँ पे ड्राई वार्म वेदर होता है। ठीक है, इसी तरीके से जो डिफरेंट कंटिनेंट्स है वहाँ पे डिफरेंट फिनोमिना, ठीक है, मतलब ला नीना की वजह से डिफरेंट जो है वेदर पे इम्पैक्ट आता है। नेक्स्ट यहाँ पे जो अल नीनो की कंडीशन देखी जाए तो यूजुअली वार्मिंग को एसोसिएट करता है ऑफ अ सी सरफेस टेम्परेचर इन द अल नीनो ईयर। ईस्टर्ली जो विंड होती है मच वीकर होती है, ठीक है, यूजुअल से बहुत कम होती है एंड एक्चुअली ब्लो द आउटर वे फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, दैट इज टूवर्ड्स द साउथ अमेरिका इंस्टेड ऑफ इंडोनेशिया। ठीक है, तो इंडोनेशिया की तरफ से ना जाते हुए टूवर्ड्स द साउथ अमेरिका वो ब्लो होती है एंड सो जो वार्म्स वाटर सरफेस होता है अलॉन्ग द इक्वेटर पाइल्स अप along the coast of South America and thus it move towards the California and other south towards the Chile। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट रीजन है, ठीक है, वो इंडोनेशिया के तरफ ना बढ़ते हुए इट मूव्स टूवर्ड्स द साउथ अमेरिकन, ठीक है, साउथ अमेरिकन रीजन के तरफ बढ़ता है दस जो इम्पैक्ट होता है वो डिफरेंट रीजन में दिखाई देता है। ठीक है, तो इस तरीके से लानीना, एल नीनो एंड नॉर्मल ईयर में क्या क्या वेरिएशन होते हैं वो हमने कवर कर लिया। अब हम यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं रिगार्डिंग लानीना एंड एल नीनो। ठीक है, तो यहाँ पे इस बॉक्स थ्रू हम जाते हैं तो सबसे पहला है जो सी सरफेस टेम्परेचर होता है इन द सेंट्रल एंड द ईस्टर्न इक्वेटोरियल रीजन। तो ला नीना के टाइम पे क्या होता है, कोल्ड फेज होता है, दैट इज लार्ज स्केल कूलिंग एंड एल नीनो के टाइम पे लार्ज स्केल वार्मिंग होती है। अपवेलिंग का अगर देखा जाए तो ला नीना में बहुत ज़्यादा इनांस होती है, यहाँ पे रिड्यूस होती है। ट्रेड विंड इन द स्पेसिफिक स्ट्रॉन्गर होते हैं एज कम्पेयर टू द नॉर्मल और एल नीना में बहुत वीक होते हैं। इंडियन मानसून पे इम्पैक्ट देखा जाए तो बेटर दैन नॉर्मल मानसून दिखाई देता है। ठीक है, मेनली फ्लड्स वगैरह दिखाई देते हैं ड्यूरिंग द ला नीना ईयर एंड ड्यूरिंग द एल नीनो टाइम वीक होता है मानसून एज कम्पेयर टू द नॉर्मल। ठीक है, तो मेनली रीजन में ड्रॉट्स वगैरह दिखाई दे सकते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंस देखा जाए तो ला नीना जो है लेस फ्रीक्वेंट है एंड दैट अगर एल नीनो देखा जाए तो मोर फ्रिक्वेंट है। अभी हम देखते हैं रिगार्डिंग द फ्यू इम्पैक्ट ऑफ अ ला नीना। तो ला नीना का अगर इम्पैक्ट देखा जाए तो सबसे पहले इम्पैक्ट जो होता है, जैसे मैंने बोला कि बहुत ज़्यादा जो है फ्लडिंग वगैरह हो सकती है, ठीक है, नॉर्मल से ज़्यादा रेनफॉल होता है, वो इम्पैक्ट कर सकते हैं फूड प्रोडक्शन को। ठीक है, तो ला नीना जो है ठीक है, ये मैंने पर्टिकुलर इंडिया के पर्सपेक्टिव से बोला, वो भी ध्यान में रखना। ठीक है, तो क्या होता है ला नीना वेदर सिस्टम जो है कुल steer a global food production, sending price higher and the potential drought and flood कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर कमोडिटीज पे इम्पैक्ट करेंगे एंड फर्दर ऑब्वियसली इट विल लीड टू द इम्पैक्ट ऑन अ एंटायर फूड प्रोडक्शन। नेक्स्ट इज अ फिशरी इंडस्ट्री। तो ला नीना जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है फिशरी इंडस्ट्रीज में, ठीक है, ऑफ साउथर्न अमेरिकन रीजन। ठीक है, ड्यू टू अपवेलिंग होती है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं कोल्ड और न्यूट्रिशन रिच वाटर जो है उसको जो है बढ़ावा देती है। फर्दर न्यूट्रिशन जो है जैसे कि प्लैंकटन हो गए, ठीक है, जो मेनली फिश वगैरह खाते हैं वो इंक्रीज होते हैं। दस वी कैन से दैट फिशिंग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाई देता है ला नीना का। वाटर सप्लाई का अगर देखा जाए तो रेनफॉल एसोसिएटेड विद द समर मानसून
दैट इज इन द साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, टेंड टू बी द ग्रेटर दैन द नॉर्मल, ठीक है। तो साउथ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया और बांग्लादेशी रीजन में अगर बोल सकते हैं पर्टिकुलरली, तो वाटर सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाता है, दैट इज बेटर, जो मानसून है, ठीक है, उससे बेटर, मतलब जो नॉर्मल मानसून है उससे हाई या बेटर हो सकता है, तो फ्लडिंग वगैरह ओकर हो सकती है, ठीक है। उसके साथ साथ ये तो इंडिया का पॉइंट हो गया, पर ला नीना के वजह से क्या होता है, ड्रॉट भी ऑकर हो सकता है इन द डिफरेंट रीजन, जैसे कि पेरू हो गया, इक्वेडोर हो गया। नेक्स्ट इज अ कोल्ड विंटर इन द इंडिया, ठीक है। तो ड्यूरिंग लानिना ईयर नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है उससे कम टेम्परेचर होता है, ठीक है, एंड टेम्परेचर यहाँ पे पॉइंट मेंशन किया है, दैट इज ओवर द नॉर्थन पार्ट ऑफ द कंट्री बिकम रिलेटिवली लोअर, एंड इन दैट सिचुएशन विंटर कैन बी रिलेटिवली कोल्डर, एंड लानिना जो है ऑल्सो इफेक्ट द साउथ वेस्टर्न इंडियन ओशन ट्रॉपिकल साइक्लोन सीजन, दैट इज रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी। सो इन दिस वे हमारा जो न्यूज़ था रिगार्डिंग ला नीना, ठीक है, वो भी कवर हो गया, एंड इन दिस वे हमारा जो एंटायर डिस्कशन जो था आज हमारा, ठीक है, जस्ट अ मिनट, आई विल ओपन दैट पेज, ठीक है। तो हमारा जो डिस्कशन था इन्वायरमेंट सेक्शन का, चारों न्यूज़ जो थी वो कवर हो गई है, ठीक है। तो पहले न्यूज़ हमने डिस्कस की थी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या हुआ है एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ के वजह से, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस की थी हाइड्रोजन बेस्ड एनर्जी के बारे में। नेक्स्ट ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड, एंड लास्ट वन वाज रिगार्डिंग द लानीना, ठीक है। तो लानीना के टाइम पे हमने एलिनो के बारे में भी डिस्कस कर लिया। इन दिस वे आई कंक्लूड दिस टुडेज सेक्शन एंड हैव अ नाइस डे. Please do like, comment and subscribe our channel for the new update. Thank you.